आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के इशारे पर चल रही पलायन रोको नौकरी यात्रा को लेकर विरोध करने वाले लोग धरे के धरे रह गए हैं। दोस्तों बताएंगे एक और ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जहां पर कांग्रेस विरोधियों की धड़कने गई है बढ़ दोस्तों, और प्रियंका गांधी के फैसले पर नहीं उठाते सवाल, ये स्पष्ट हो चुका है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में किसने अमित शाह को पीटा है खुद बता रहे हैं अमित शाह। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। वहीं पर विपक्षी कांग्रेस ने शिंदे और पवार को भेज दिया है मुख्यमंत्री पोस्ट का ऑफर। क्या महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने की गहमा गहमी हो गई है तेज दोस्तों। वहीं पर बंगाल में फिर से बीजेपी से सरकने वाले हैं 12 और नेता दोस्तों। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी घोषणा नहीं कर पा रही है जिला अध्यक्षों के नाम। बताएंगे कैसे व्हाट्सएप को लेकर नई थ्योरियां बनाई जा रही है दोस्तों। बगावत रोकने के लिए नेताओं को भी मैदान में उतारा गया। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, कुशासन का होने वाला है अंत, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव बिहार में होगा सबसे पहले बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिहार को लेकर एक नई स्ट्रेटजी बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद पार्टी ने धीरे धीरे करके अपने पूरे रणनीति को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सबसे पहले बिहार में एक युवा प्रभारी को भेजा, कृष्णा अल्लावरू को। उन्होंने जाकर बिहार में कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इसके बाद पार्टी ने फैसला लिया है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बिहार के अंदर 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दावेदारी करेगी दोस्तों। इसके लिए प्रियंका गांधी ने 3 कंपनियों को सर्वे कराने के लिए बिहार में मैदान में उतार दिया। ये सारे के सारे फॉर्म डेटा एनालिटिक्स से जुड़े हुए हैं दोस्तों। सारे के सारे डिटेल निकालेंगे और 100 सीटों पर जहां पर 1990 में कांग्रेस पार्टी की मजबूत दावेदारी थी वो सारी सीटें चिन्हित की जाएगी और इसके बाद इंडिया गठबंधन में 100 सीटों की दावेदारी कांग्रेस पार्टी करेगी दोस्तों। और ऐसे में इन्हीं 100 सीटों को टारगेट करते हुए 20 जिलों के अंदर आज से कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले दिन पश्चिम चंपारण के बेतिया से यात्रा शुरू होने वाली है दोस्तों। भितरवा गांधी आश्रम से 12 बजे यात्रा शुरू होगी, फिर बेलवा चौक पहुंचेगी, पॉइंट पर जाकर विश्राम किया जाएगा। उसके बाद आगे की यात्रा बढ़ेगी और पंचरुखिया चौकी पहुंचकर यात्रा का समापन होगा। रात्रि विश्राम साक्षी उत्सव भवन के अंदर होने वाला है। पार्टी के कार्यकर्ता खासकर युवा नेताओं को साथ में रखा जाएगा दोस्तों। युवा नेता लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाएंगे, खासकर जो तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम के और रोजगार के लिए मारे भटक रहे हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी विकल्प लेकर आई है पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा। आज से 16 तारीख से होने वाला है जोरदार तरीके से बिहार में कांग्रेस पार्टी की वापसी दोस्तों। ऐसे में एक थ्योरी फैलाई गई, ये कहा गया कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक युवा प्रभारी को मैदान में उतारा गया है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा के मेंबर अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज है दोस्तों। लेकिन जो लोग कांग्रेस को जानते हैं वो पहले से ही जानते थे कि ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह को सीधा आदेश जारी किया गया था कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा निकलेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है जो प्रियंका गांधी की बातों को खंडन कर सके और ये बात 100% तय हो गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जहां पर एक और न्याय यात्रा निकाली जा रही है, नौकरी 2 यात्रा निकाली जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी मैदान में उतरने जा रहे हैं दोस्तों। जो लोग झूठी बातें बोल रहे थे उनके लिए करारा तमाचा है। आज उनको अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यक्रम देखना चाहिए। 16 तारीख को आज सुबह 6 बजे से पटना से जिला परिषद के डाक बंगला मोतिहारी पूर्वी चंपारण में उनका कार्यक्रम होने वाला है दोस्तों। वाया जेपी सेतु से लेकर हाजीपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए पूर्वी चंपारण पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के सारे छोटे से बड़े दिग्गज नेता हो या फिर छोटे कार्यकर्ता युवा नेता सबके सब मैदान में है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पूरे फुल फ्लेज कैंपेन के साथ बिहार में मैदान में उतरी हुई है और जिन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस बिहार में दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी उनके लिए करारा तमाचा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बिना केंद्र में सरकार बनाना असंभव है, इसीलिए पहले उत्तर प्रदेश को क्रैक किया गया, वहां पर 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बिहार रह गया है। अगर बिहार में भी कांग्रेस ने मुद्दों का वो क्रैक ढूंढ लिया जिसके आधार पर बिहार में सरकार बनाई जा सकती है, उसके बाद बीजेपी को सत्ता में कोई नहीं रख सकता दोस्तों। बीजेपी की सत्ता जानी 100% तय है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो नीतीश बाबू कहां पलटी मारेंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बिहार का चुनाव बहुत जरूरी है। इसके साथ में युवा कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस उदय भानु चिव की ओर से भी पार्टी के युवा नेताओं के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और एक कार्यकर्ताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए पूरी मदद करने के लिए मौजूद रहने के लिए बोला गया है। साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सेकिया को लेकर दावा करने लगे कि असम के अंदर उन्होंने अमित शाह ने प्रदर्शन किया था 1990 की दशक में। तब दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अमित शाह को जेल में डाल दिया था दोस्तों और यहां तक कि पीटा भी गया था और 7-8 दिन तक जेल की चक्की पिसवाई थी और खाना जेल का खिलाया था। अमित शाह ये जो बातें बोल रहे हैं दोस्तों, इस पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि यूं ही गिरफ्तार तो नहीं किया हो गया होगा, कुछ तो काम उल्टा किया होगा अमित शाह ने जो ये कार्रवाई की गई है दोस्तों। वैसे भी अमित शाह दूध के धुले तो है नहीं, आप लोग भी जानते हैं कि अमित शाह तड़ीपार रह चुके हैं और तड़ीपार को यूं ही नहीं होता, कुछ बड़ा कांड करने के बाद ही तड़ीपार किया जाता है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में होली के त्योहार के अवसर पर एक नया कार्ड खेला है कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में। बीजेपी एनसीपी और शिंदे के बीच में चल रही आपसी राड़ को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मैदान में उतरी है दोस्तों। कांग्रेस के नेता और विधायक और प्रदेश के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार दोनों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों हमारे साथ में आते हैं
तो हम इन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर इंडिया अलायंस के साथ में अजीत पवार और शिंदे आ जाते हैं तो शिवसेना और AIMIM को जोड़कर उनके बिना भी अच्छी खासी मेजोरिटी हो सकती है दोस्तों। यानी जो 144 का आंकड़ा है उससे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस और एनसीपी अजीत पवार साथ साथ शिंदे शिवसेना को मिलाकर हो जाती है और टोटल आंकड़ा 158 तक भी पहुंच सकता है। अगर AIMIM और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल जाए तो आराम से मेजोरिटी हासिल कर सकते हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर समझौता हो सकता है दोस्तों। शिंदे के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री में से कोई एक पद उनके पास हो। अभी तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अजीत पवार को मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाए तो अजीत पवार मुख्यमंत्री बनकर खुश हो जाएंगे और शिंदे को गृह मंत्रालय 2.5 साल के लिए दे दिया जाएगा और उसके बाद 2.5 साल बाद दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। एक को मुख्यमंत्री दूसरे को गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा तो दोनों का फायदा है दोस्तों। और धीरे धीरे करके बीजेपी की जितनी सीटें आई है वो सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी अगर वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो। साफ तौर पर दोस्तों दोनों हाथ में लड्डू है। अगर कांग्रेस पार्टी के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं शिंदे और अजीत पवार, उम्मीद है कि शिंदे एक बार फिर से अपनी राजनीतिक स्किल का इस्तेमाल करके कुछ नए परिवर्तन की ओर आगे रुख करेंगे दोस्तों। वहीं पर पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा के चुनाव से पहले राज्य में पाला बदल का खेल फिर से शुरू होने वाला है दोस्तों। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका लगा। हल्दिया के विधायक तापसी मंडल जो शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी नेता है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली दोस्तों। इसके बाद उत्तर बंगाल जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, अमूमन बीजेपी यहां से चुनाव जीती है, तो इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस के लिए जिम्मा संभालने वाले, उनका झंडा लेकर चलने वाले पूर्व विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने दावा किया है कि बीजेपी के 12 अन्य विधायक और अधिक विधायक तृणमूल कांग्रेस में आने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के बंगाल में फिर से एक्टिव होने की खबर है दोस्तों। यानी बीजेपी को तोड़ फोड़ कर पूरी तरीके से वापस पुरानी स्थिति में लाने के प्रयास चल रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी रविवार को उत्तर प्रदेश के अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा करने वाली है। यानी आज घोषणा होगी दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी इतने दिनों से नाम घोषणा करने को लेकर डर रही थी। बीजेपी को लग रहा है कि जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की जाएगी तो पार्टी में अंदरूनी कलेश सबके सामने आ जाएगा दोस्तों। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में आपस में ही सिर्फ टब्बल जारी है दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब अचताते पछताते आखिरकार जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा व्हाट्सएप के माध्यम से की जाएगी। यानी जिसे जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा उसे व्हाट्सएप के माध्यम से बताया जाएगा और उसके बाद बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह पूरा करवाने के लिए भी अपने शीर्ष नेताओं को भेजने वाली है ताकि जिले के अंदर कोई विद्रोह ना हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। 2027 के चुनाव से पहले जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर क्या बीजेपी में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा या फिर 2024 के चुनाव में जो बीजेपी में फूट देखने को मिली थी उसका असली फिल्म आना अभी बाकी है, वो केवल ट्रेलर था। साथ साथ होली के जश्न में पूरे बिहार और देश के लोग झूमते नजर आए दोस्तों। ऐसे में एक वीडियो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का वायरल कराया जाने लगा दोस्तों। इसमें तेज प्रताप यादव पुलिस वाले को बोल रहे हैं कि हमारे साथ आइए, ठुमका लगाइए, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव वहां पर मस्ती के मूड में है दोस्तों और लालू यादव के अंदाज में बयान दे रहे हैं। हालांकि उनके बयान को एक सीरियस बयान बताकर सोशल मीडिया पर भाजपा के लोग ट्रेंड कराकर दावा कर रहे हैं कि बिहार में 90 के दशक में लालू यादव की सरकार के दौरान भी ऐसा ही हुआ करता था। अधिकारियों को ऐसा ही परेशान किया जाता था, उनको नचवाया जाता था। हालांकि दोस्तों हल्के मूड में ये दिया गया बयान है, ये कोई सीरियस बयान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू यादव जी की पुरानी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसी वक्त बिहार से खबर सामने आती है जहां पर मुंगेर के अंदर एक बिहार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी जाती है दोस्तों। मुंगेर से जुड़ी ये बड़ी घटना है जिस पर मीडिया वालों में कोई रोष नहीं है। एक ASI की हत्या करना क्या जंगल राज नहीं है? लेकिन दूसरी ओर मीडिया वाले तेज प्रताप यादव का वीडियो ऐसे वायरल कर रहे हैं जैसे उन्होंने किसी इंस्पेक्टर की हत्या कर दी हो। हालांकि दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सस्पेंड करने की धमकी अगर सीरियस तरीके से भी दी गई है तो वो भी किसी की हत्या करने से तो बहुत कम है और उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में मुंगेर के अंदर जो घटना हुई है उस पर नीतीश कुमार से कम इस्तीफा मांगना चाहिए। जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लागू कराने की जिसकी जिम्मेदारी है बिहार पुलिस की, जब वही लोग सुरक्षित नहीं है, ASI जैसे अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन बिहार में सुरक्षित होगा दोस्तों? और वैसे भी राक्षस राज की लिमिट पार कर दी है नीतीश कुमार की शासन ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश का राज मतलब राक्षस राज, ये डंके की चोट पर बोला जाना चाहिए क्योंकि लोगों के जान माल की कोई गारंटी नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। और नरेंद्र मोदी आकर उसी राक्षस राज को कंटिन्यू करने की बातें करते हैं और नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का दावा करेंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये लड़ाई बिहार में राक्षस राज वर्सेस सुशासन के बीच में होने वाला है, जो लोग सुशासन चाहते हैं उनको युवा नेतृत्व के साथ आना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पर्पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। वहीं पर सरकारों का पक्ष रखने वाली विधि अधिकारियों में 30% महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी बीजेपी की सरकार लोगों को कैसे मूर्ख बनाती है दोस्तों, इसका ये जीता जागता उदाहरण है न्यायमूर्ति। साफ तौर पर बीजेपी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों। भाजपा कह रही थी कि पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं को 30% का राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। 2029 के चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए 2029 तक का कार्ड खेला गया है दोस्तों। अब कोर्ट के अंदर कम से कम महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन 30% होनी चाहिए और कम से कम सरकार को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरकार के वकील है, वही कम से कम महिलाएं बना दे। बीजेपी की सरकार तो माने कि महिलाओं के हित के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके अधिकारों के लिए कोई काम हो रहा है, वरना माना जाएगा कि ये साफ तौर पर बीजेपी के लोग केवल जुमला फेंकते हैं और जुमले से ज्यादा इनके पास महिलाओं की सुरक्षा
सुरक्षा और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई नीति नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखा था दोस्तों। साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की बात पर इंपॉर्टेंस दिया है दोस्तों। जब विपक्ष के लोगों ने खासकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि वोटर लिस्ट में एक ही नंबर के दो कार्ड चल रहे हैं, तब जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर एक बैठक करने वाला है दोस्तों। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कहां खामियां हैं, कहां वोटिंग के प्रोसेस में दिक्कतें हैं, ये बताने के लिए क्या विपक्ष के लोग हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुद की जिम्मेदारी नहीं है? क्या बड़े बड़े अधिकारी जो सैलरी लेते हैं सरकारी, क्या उनको यह पता नहीं चलना चाहिए था कि एक ही नंबर के दो पहचान पत्र चल रहे हैं और रामलाल के 43 बेटे हैं जिसमें 2 बेटे उनसे ज्यादा है? इस तरीके के लोगों के नंबर ऐड हो रखे हैं पहचान पत्र में। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, उनकी निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल देश में खड़े होते हैं और ये सवाल अभी भी बने हुए हैं, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है मध्य प्रदेश के मनोज राय, जिन पर महिला कार्यकर्ता ने, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि एनएसजी कमांडर के रूप में रिटायर्ड हुए थे मनोज राय, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के नेता पर महिला के साथ रेप करने के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों, वो भी भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ में। तो बीजेपी में क्या यही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, जहां पर महिला सुरक्षित भी नहीं है? अगर कुछ महिलाएं बीजेपी में काम भी कर रही है तो आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचते रहे। पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के हिंदी भाषण को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है दोस्तों। अब इस सियासी जंग में अभिनेता प्रकाश राज भी मैदान में कूद गए दोस्तों, उनकी एंट्री हो गई है। प्रकाश राज न केवल पवन कल्याण की आलोचना करते नजर आए बल्कि हिंदी भाषण को दूसरे पर थोपने का आरोप भी लगाते नजर आए। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपनी हिंदी भाषा को हम पर ना थोपे, यह किसी अन्य भाषा से नफरत को लेकर नहीं है, यह हमारी मातृभाषा, सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान बचाने को लेकर है। यह बात पवन कल्याण को समझाए। हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बाबा रामदेव आजकल काफी नाराज चल रहे हैं दोस्तों। कारण यह है कि मोदी ने ट्रंप को लाल आंख दिखाने की जगह ट्रंप को गले लगाया है दोस्तों। ट्रंप बार बार भारत पर टैक्स लगाने की धमकी दे रहा है दोस्तों, जिससे रामदेव काफी ज्यादा भड़के पड़े हैं। जब ट्रंप जीते थे तो रामदेव कह रहे थे कि वो सनातन का समर्थक है और काफी काम करेगा अमेरिका के लिए। इसके बाद दोस्तों उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बाबा रामदेव के मुंह से ऐसा लग रहा है कि रौनक ही उड़ गई है दोस्तों। ट्रंप आर्थिक आतंकवादी है, ये शब्द इस्तेमाल करके बाबा रामदेव संबोधित कर रहे हैं दोस्तों। यानी ट्रंप के सनातन समर्थक होने के बाद ट्रंप के आर्थिक आतंकवादी होने के बीच में ज्यादा नहीं 2 महीने का टाइम बचा था। और ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके की नीति है मोदी सरकार की और ट्रंप जिस तरीके से एग्रेसिव भारत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है दोस्तों, लग नहीं रहा कि बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें अभी थमेंगी, क्योंकि बाबा रामदेव कई सारे प्रोडक्ट अमेरिका में बेचते हैं और अमेरिका के लोग खरीदते भी है बाबा रामदेव के प्रोडक्ट, खासकर जो लोग भारत के अमेरिका में रह रहे हैं दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्विटर के यानी एक्स के एआई ग्रुप से सवाल पूछा। उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है भारत में कौन सबसे सांप्रदायिक नेता है दोस्तों। इसके बाद ग्रुप ने जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे बड़ा सांप्रदायिक नेता माना जाता है और नरेंद्र मोदी की हिंदू नेशनलिस्ट की पॉलिसी है, यानी हिंदुत्व की राजनीति है। और 2002 के दंगों से भी नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा रहता है। 2024 में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को घुसपैठिया बताया था और इसके बाद दुनिया भर के लोगों ने इसकी आलोचना की थी। फिर वो योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी लेता है दोस्तों। यानी जब एआई से सवाल पूछा गया कि बताइए कि कौन सबसे बड़ा सांप्रदायिक है, तो वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। इसके बाद अब्दुल रहमान सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि ग्रुप अब तुमको भक्त बॉयकॉट करेंगे, यानी भक्त तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। तो इस पर एलन मस्क की कंपनी एक्स के द्वारा बनाए गए एआई ने कहा कि मोदी के भक्त को थोड़ा गुस्सा हो सकता है, क्योंकि जो मैंने जवाब दिया है वो ऑनलाइन मेरा बॉयकॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको कम्युनल बोला है। 2002 के गुजरात दंगे और 2024 के नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर जो बात मैंने बोली है, ये बात मतभेद वाला टॉपिक है। कुल मिलाकर दोस्तों एक एआई जो आज तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठक करता था, अब ये नए तरीके का एआई आया है और इसने नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सांप्रदायिक नेता बताया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने जो ये एआई तैयार किया है, आपको इस एआई को 10 में से कितने नंबर देने चाहिए लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। कितने नंबर देंगे तो आप साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के आंदोलन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। 3 काले कानून बीजेपी को वापस लेना पड़ा था। लाठीचार्ज और एमएसपी को लेकर तो संघर्ष लगातार जारी है। जबकि तमिलनाडु में जहां पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि डीएमके सरकार वहां की संस्कृति बचाने नहीं बल्कि समाज में विद्वेष फैलाने के लिए लैंग्वेज का मुद्दा उठा रही है, वहां पर डीएमके की सरकार ने फैसला लिया है कि 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे दोस्तों। यानी 100 किसानों को, 100 तमिलनाडु के किसानों को जापान, चाइना और वियतनाम भेजा जाएगा वहां के कृषि उच्च तकनीक को जानने के लिए, यानी जो किसानी में हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उस टेक्नोलॉजी से रूबरू होने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और भारत में उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके नए तरीके की फार्मिंग करके जिससे किसानों को प्रॉफिट ज्यादा मिले और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, इसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके का जो विजन है, क्या आपको किसी बीजेपी सरकार में वो विजन दिखाई देता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा और अगर नहीं तो भी अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या आप भी मानते हैं कि किसानी में लोगों को कैसे प्रॉफिट मिले, इसके लिए लोकल स्तर पर रिसर्च होने चाहिए? अगर रिसर्च
का इन्वायरमेंट भारत के अंदर नहीं है, तो कम से कम जो दुनिया भर के अंदर रिसर्च हो चुके हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है पूरी दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, वहां पर जाकर वे प्रैक्टिस सीखनी चाहिए, वो तरीके सीखने चाहिए जिससे भारत के अंदर भी प्रोडक्शन बढ़ सके और भुखमरी में जो देश की अच्छी खासी आबादी है उसको बाहर निकाला जा सके और देश में किसानी प्रॉफिटेबल हो सके, मुनाफे वाले बिजनेस के तौर पर देखा जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पप्पू यादव पर जातिवाद के आरोप लगा रहे थे कई सारे विपक्ष के लोग, तो इस पर जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाऊंगा, चुनाव के लिए जात पात कभी नहीं करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों पप्पू यादव पर जातिवाद का नारा लगाकर पप्पू यादव की मेहनत पर पानी फेंकने की एक रणनीति, एक साजिश रची जा रही है। आप लोग जानते हैं कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जिनको सर्व समाज के लोग वोट देते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया जैसी सीट से चुनाव जीत जाते हैं जहां पर उनके अपने समुदाय के लोग, उनके अपने जाति के लोग काफी कम संख्या में है दोस्तों, और अगर उनकी जाति के लोग पूरी तरीके से वोट भी उनको देते तभी वो नहीं जीत सकते। उस सीट पर जाकर पूर्णिया से जीत जाते हैं पप्पू यादव, तो ये उनकी मेहनत है और सर्व समाज के बीच में उनकी मान्यता है जिसे दरकिनार करने के लिए तमाम दावे किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन हकीकत यही है कि पप्पू यादव ऐसे नेता है जो निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और ये निर्दलीय चुनाव जीतना कोई हल्के नेता की बात नहीं होती। इसके लिए पॉपुलर होना पड़ता है, 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में रहना पड़ता है, उनके मुद्दों के लिए लड़ना पड़ता है, बाढ़ में डूब डूब कर लोगों तक जाना पड़ता है, राशन पहुंचाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर समय उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाकर जनता समर्थन देती है। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव सेल्फ मेड नेता है, अपने आप से नेता बने हैं, किसी पार्टी या किसी नेता के टिकट पर चुनाव लड़के नेता नहीं बने, बल्कि अपनी मेहनत से उन्होंने निर्दलीय कई चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो अब कांग्रेस पार्टी को भी पप्पू यादव का हाथ थामना चाहिए। समय आ चुका है, चाहे साथी हो या फिर विरोधी हो, जिसको विरोध कर रहा है करे, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी उन्हें बड़े पदों पर भेजे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए अगर बिहार में कोई वापसी करा सकता है तो वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और यही दोनों मिलकर बिहार के अंदर एक नई राजनीति का उदय कर सकते हैं दोस्तों और जनता के इर्द गिर्द चुनाव करवा सकते हैं जो आजकल धर्म जाति के आसपास कराए जाते हैं दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर, अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान से कर्नाटका की राजनीति गर्मा गई है दोस्तों। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के विधायक पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है, हालांकि उन्होंने किसी विधायक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन डिप्टी सीएम शिव कुमार के बयान से दक्षिण भारतीय राज्य की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है दोस्तों। दरअसल डिप्टी सीएम का यह बयान बेंगलुरु के अंदर एक कूड़ा विवाद पर सामने आया है। शहर में कूड़ा प्रबंधन में भ्रष्टाचार और माफिया की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। ये सवाल तब और ज्यादा बड़े हो गए जब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुद इस मुद्दे को उठाया है। विधायक विकास निधि में 800 करोड़ की मांग की गई है। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि शहर के सभी राजनीतिक दल के विधायक बेंगलुरु के कचरा संकट को लेकर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। विधान परिषद में डीके शिव कुमार ने विधायकों को ब्लैकमेलर बताते हुए दावा किया कि ये विधायक विकास निधि में 800 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं दोस्तों। क्या सही में डिमांड की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। इसके लिए जांच पड़ताल कराई जानी चाहिए दोस्तों। अगर वाकई सही मांग कर रहे हैं, सही डिमांड कर रहे हैं, तो फिर डिमांड पूरी की जानी चाहिए। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाया है दोस्तों। बसपा के संस्थापक काशीराम के जयंती के मौके पर बहन कुमारी मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश जारी करते हुए अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है दोस्तों। मायावती के इस कदम से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव और ज्यादा मजबूत होगा दोस्तों। दरअसल काशीराम जी के जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए 80% आबादी के लिए जातीय जनगणना कराने की मांग की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जातीय जनगणना कराना जरूरी है ताकि सामाजिक न्याय स्थापित की जा सके, अगर हमारे पास नंबर्स होंगे, पता होगा कि किस समाज के कितने लोग हैं और हमें पता है कि भारत के पास रिसोर्स कौन कौन से हैं, चाहे नौकरियां हो या फिर प्रमोशन हो या फिर और चीजें हो जिससे लोगों को मजबूत किया जा सकता है, समाज को एक नई दिशा में ले जाया जा सकता है, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। और किसी भी नीति को लागू कराने के लिए जरूरी है कि उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि उन लोगों तक वाकई स्कीम का फायदा पहुंचे जो लोग ये डिजर्व करते हैं दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखेगा जरूर। जय हिंद।